स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद राहुल के हौसले अब बुलंद हैं। राहुल ने अब मोदी के घर में घुस चुनौती देने का कार्य किया है। इसका ऐलान उन्होंने पहले दिन ही संसद में कर दिया था और अब शनिवार को राहुल गुजरात पहुंच गए। अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार पर भी तंज कसा। राहुल ने यहां तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर वो यहां से चुनाव लड़ते तो वो यहां से हार जाते। अब राहुल के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अति उत्साह में राहुल हकीकत पहचान नहीं पा रहे हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी, मोदी, शाह को पहली बड़ी चुनौती गुजरात में हराने की दी तो सभी चौंक गए। शनिवार को राहुल ने जता दिया कि संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात चुनाव में हराने की चुनौती यूं ही नहीं दी, बल्कि उसे लेकर वो खासे गंभीर भी हैं। राहुल गांधी शनिवार को गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल ने जीत का दावा किया और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा, उसी तरह हम उनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप 30 साल बाद गुजरात में जीतने वाले हैं। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या में बीजेपी की हार पर गुजरात से तंज कसा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति अयोध्या पर केंद्रित थी। उन्होंने भगवान राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया, लेकिन राम मंदिर के बावजूद इंडिया गठबंधन अयोध्या में जीत गया। राहुल ने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों से जमीन ली गई, लोगों के दुकानें तोड़ी गई, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला। राम मंदिर के उद्घाटन में भी अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। अब नतीजे सामने हैं। राहुल ने यहां तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हार की डर से अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े। मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल के दावों और आरोपों पर पलटवार किया है। मुझे लगता है कि हार के भी इतने अति उत्साह, अति उच्छृंखलता में जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। क्योंकि आपने ये तो देखा होगा कि अगर कोई इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है जो कि मेरिट में आने वाला था, तो उसे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो खुशी नहीं होती है, और एक फेल होने वाला स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स पाके
यदि पास हो जाए थर्ड डिवीजन तो उसे बड़ी खुशी होती है। तो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। बीजेपी राहुल पर कटाक्ष कर रही है, लेकिन गुजरात में अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद से लेकर सड़क तक हर मुद्दे पर पूरी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली गई है। इसी कड़ी में राहुल ने शनिवार को राजकोट गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की और गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल राहुल पीएम मोदी को उनके ही गढ़ गुजरात में खड़े होकर चुनौती दे रहे हैं, तो उसकी वजह है गुजरात का सियासी समीकरण। गुजरात में भले ही 1990 से विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, लेकिन 1990 में 31% वोट पाई कांग्रेस का वोट फीसद 2017 तक लगातार बढ़ता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में तो उसने 77 सीटें जीतकर बीजेपी को 99 पर रोक दिया था। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा में थे और उस वक्त उन्होंने गुजरात में काफी कम वक्त दिया। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है। ऐसे में भले ही कांग्रेस और आप ने पंजाब और दिल्ली में आमने सामने लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन गुजरात में राहुल इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी को हराने का दम ठोक रहे हैं। राहुल के इस आत्मविश्वास की वजह कांग्रेस और आप का संयुक्त वोट प्रतिशत है, जो 40% के करीब है। यही वो बीजेपी विरोध का वोट फीसदी है, जिसके मद्देनजर राहुल चुनौती देने का दम दिखा रहे हैं। अब राहुल अपने कार्यकर्ताओं को 2017 का विधानसभा चुनाव याद दिला रहे हैं, जब पार्टी एकजुट होकर लड़ी और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के करीब पहुंच गई। यानी बीजेपी को हराना कोई नामुमकिन कार्य नहीं है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को राहुल के दावे को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आज अहमदाबाद पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने का कार्य किया और उन्होंने कहा कि इस बार आप गुजरात के विधानसभा चुनावों में जीतने वाले हैं। मैं और मेरी बहन आपके साथ खड़े हैं। वहीं राहुल ने कहा, जैसे हमारा कार्यालय तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा और निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, पूजा जी आपका भी स्वागत। शशिकांत तिवारी जी, अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल ने जीत का दावा किया और बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से आपने हमारा कार्यालय तोड़ा, उसी तरह हम आपकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया। शशिकांत जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको? शशिकांत जी अनम्यूट कीजिए। चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो संपर्क साधने की कोशिश हम इस दौरान करेंगे। तो पीएम मोदी के गढ़ से राहुल ने आज चुनौती दी है, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। राहुल अहमदाबाद में थे, लेकिन बातें वहां भी उन्होंने अयोध्या को लेकर की। इससे पहले हमने सदन के भीतर भी देखा कि किस तरीके से अयोध्या मामले को लेकर फैजाबाद सीट जब से सपा के खाते में गई है, तब से विपक्ष चुटकी लेने का कार्य कर रहा है। और आज इसी मुद्दे पर राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, निशाना साधते हुए नजर आए। अयोध्या में कई लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, इसको लेकर भी उन्होंने मंच पर चर्चा की। सदन के भीतर भी इस मुद्दे को वो पहले उठा चुके हैं। वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि अति उत्साह अब कांग्रेस में झलक रहा है और अभी नई नई शोहरत मिली है, इसी वजह से, क्योंकि
जो मार्क्स हैं वो ग्रेस मार्क्स आए हैं कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। तो राहुल ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में विजयी होने का दावा इस दौरान किया है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य इस दौरान राहुल गांधी करते हुए नजर आए। शशिकांत तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है अब मेरी? शशिकांत जी। जी शशिकांत जी, राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा वो आपने सुना ही होगा, और 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा, हम उनकी सरकार तोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए राहुल, ये लोकतंत्र है, भारत में के लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। राहुल जी को भी बोलने का अधिकार है, लेकिन राहुल जी को याद करना चाहिए कि उसी गुजरात से, केरल से और कश्मीर तक वो पदयात्रा कर चुके हैं। उसके बाद वो गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो हार गए थे, सफाया हो गया था। उसके बाद से लोकसभा में पिछले कितनी बार से वो वहाँ पे गुजरात में उनकी क्या स्थिति है, उनसे भली बात कौन जानता है। हाँ, बोलने के लिए वो बोल सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को हर पार्टी का नेता उत्साह भरता है, तो कुछ उत्साह भरने वाला काम वो कर रहे हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। तो पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह भरता है, लेकिन उनको हकीकत नहीं भूलना चाहिए। गुजरात में राहुल गांधी जी की दाल नहीं गलेगी, उसके कई कारण है। देखिए, मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, राहुल गांधी जी को याद करना चाहिए कि उनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अर्जुन मोढवाडिया जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। अर्जुन मोढवाडिया जी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले आए, ये कह के कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, राहुल जी आपके बस का नहीं है गुजरात। तो जो कांग्रेस के बड़े नेता, अच्छा, ये बातें तो आप भी लोकसभा चुनाव में कहते थे ना कि इनसे नहीं हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि इनकी दाल नहीं गली। इनकी दाल गली नहीं, बल्कि इनकी दाल तो पक गई है। आप उत्तर प्रदेश में आप इनकी सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। आप अपनी स्थिति देखिए ना सर, लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति रही है। अगर वो किसी बात को कह रहे हैं तो इनके इतने हल्के में लेना अब उचित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस, अब पहले वाली कांग्रेस जो आप पिछले 10 साल से सोच रहे थे वो नहीं रही है, और सपा की स्थिति कितनी मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में वो तो आपने देख लिया। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन डॉक्टर सुमित गर्ग जी, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों से जमीन ली गई, लोगों की दुकानें तोड़ी गई, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। पहले भी राहुल ये बातें संसद में कहते हुए नजर आए थे, और इस पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राहुल यूपी और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है, और ये बात उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कही है। आज फिर अहमदाबाद में इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। क्या आपके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे सबूत हैं कि मुआवजा नहीं मिला है वहां के लोगों को? सर रेशु जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। रेशु जी, जहाँ तक बात अयोध्या की है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्री राम दया के सागर वो सदैव दीनहीन के साथ रहते, और इन लोगों ने जिस तरह से दीनहीन की कुटिया को उजाड़ा, के घर को उजाड़ा। सर सवाल ये नहीं है, लंबा मत कीजिए विषय को, मुआवजे पर आ जाइए सीधा, इतना समय नहीं है। हाँ। उससे नाराज होकर प्रभु राम ने इनको अयोध्या से खदेड़ा। जहाँ तक बात है मुआवजा न देने वाला, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज भी लोग कैमरे के सामने आके अपनी व्यथा सुनाते हैं कि किस तरह से 20 फीट का घर था, वो 5 फीट का रह गया, घर के आगे नाला बहने लग गया, और वो नाले का पानी अंदर जा रहा है और उसको सुनने वाला कोई नहीं है। मुआवजे की बात करते हैं तो कचहरी से उन्हें भगा दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, सारे मीडिया चैनल के सामने नहीं, ये तो राहुल गांधी तो सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद का नाम ले रहे हैं ना, वो तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये सारी बातें अवधेश प्रसाद उनको बताते हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या बात है, क्या अखिलेश यादव को कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं कि आपके फैजाबाद के सांसद सब कुछ राहुल गांधी को ही वो बताते हैं? क्योंकि हर बात पर राहुल गांधी यही कहते हुए नजर आते हैं कि अवधेश प्रताप ने मुझे बताया,
कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला। अवधेश प्रसाद ने मुझे बताया कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव को ये बातें नहीं बताते हैं, सब कुछ राहुल गांधी को ही बताते हैं क्या? क्योंकि राहुल गांधी ही मंच से ये बातें कहते हुए नजर आते हैं, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर अब अहमदाबाद में भी वो बोल रहे हैं, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद ने ये सारी बातें उनको बताई हैं। आपको नमस्कार रेशू जी, और साथी वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अवधेश प्रसाद जी, माननीय सांसद जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो माननीय राहुल गांधी जी को बताते हैं, या फिर माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को भी बताते हैं, पार्टी मीटिंग में भी बताते हैं। वो बेसिकली वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ पर रहे हुए हैं। रेशू जी, अगर अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे तो वहाँ की जनता से आप जाके मिल लीजिएगा क्या मुआवजा मिला हुआ है। अगर 5 बीघे जमीन है तो उनको 50 लाख दिया गया हुआ है, और जो दुकान का तोड़े गए हुए हैं तो माननीय राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला हुआ है। अगर आप देखेंगी तो जितनी भाई जमीन चली गई, वहाँ के लोग कहते हैं कि जब जमीन थी तो कम से कम हम खेती करते थे, अपने गोरू चराते थे, वहाँ पे गोरू रखते थे, अब हम क्या करें। अब मान लीजिए जैसे तैसे वो जो उनको मिला हुआ है उससे उनको दिया गया, कहीं अलग विस्थापित किया गया, वहाँ पे वो घर बनाएंगे कि खाएंगे कि क्या करेंगे, उनका तो रोजगार ही खत्म हो गया ना। रेशु जी, जो अगर आप विस्थापित कर रहे थे तो आप पहली बार घर बना करके देते। आप वहाँ पे जाके एक बार जमीन पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने विस्थापित करने के बाद में छोटी सी जमीन दी, और जो पैसे मुआवजा दिया इन्होंने वो सिर्फ घर बनाने में चला गया और रोजगार खत्म हो गया। जो दुकानें इन्होंने तोड़ी, दुकानों को तोड़ा इन्होंने 10 फीट अंदर तोड़ा, चाहे आपका दुकान का एरिया का चौड़ाई 20 रहा हो, चाहे 25 रहा हो, चाहे 50 रहा हो, कोई मतलब नहीं है। अगर 10 फीट उन्होंने तोड़ा था तो आपको लाख रुपए दिया उन्होंने, और लेना पड़ा जनता को। वो कुछ कर नहीं सकते, उनको पूरा सरकार है, इसीलिए उन्होंने वोट दिया। ये साक्ष्य ठीक है। है। शशिकांत तिवारी जी, जवाब दे दीजिए इस बात को। देखिए, यहाँ पर सुमित गर्ग जी भी कह रहे हैं, पूजा मिश्रा भी इसी बात को लगातार कह रही हैं, और राहुल गांधी तो मंचों से इस बात को खूब भुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वो साफ तौर पर हर बात के लिए यही कहते हैं कि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने मुझे बताया कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर सफाई भी दी और उन्होंने बताया भी कि लोगों को कितना मुआवजा मिला है। उन्होंने राशि भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से बताई है कि कितनी दी गई है। लेकिन लगातार क्योंकि इस मुद्दे पर आपको घेरा जा रहा है, राहुल कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या के लोगों को नहीं बुलाया गया। अब नतीजा सामने है। राहुल ने यहाँ तक दावा किया कि पीएम मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हार के डर से अयोध्या से वो चुनाव नहीं लड़े। तमाम बातों पर सर जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं यहीं से शुरू करता हूं कि सीट का जो उन्होंने मोदी जी ने बनारस को ही फिर से चुना, आपकी तरह से अमेठी छोड़कर रायबरेली नहीं भाग गए, एक बात। दूसरी बात मुआवजे की, तो योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं, योगी जी ने इस पे बयान भी दे दिया है, सबको मुआवजा मिला है, और कहीं असंतुष्टि रही है, कहीं किसी बात को लेकर रही है। जैसा कि देश में, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और कुछ हमारे विपक्षी दल मिल करके जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम किए हैं तमाम मुद्दों पे, तो वो कहाँ हम लोगों से चूक हुई है। हम लोग उस पे भारतीय जनता पार्टी भी अपना कर रही है, मंथन कर रही है। आप हर बार सफल नहीं होंगे, हर बार जो है भ्रम फैलाने में सफल नहीं होंगे। आने वाले चुनाव में 27 में उत्तर प्रदेश में भी हम तैयारी करेंगे, हम लड़ते रहे, आगे भी लड़ेंगे। हम न गुजरात में आपको छोड़ेंगे जरा भी जगह, न उत्तर प्रदेश में छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कहां से चूक हुई है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने तोड़ा है, किन बातों पे तोड़ा है, किन मुद्दों पे तोड़ा है, या आप लोगों ने किस तरह भ्रम फैलाया, उन सारी बातों पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, और अगली बार जनता के बीच हम जाएंगे। हाँ, अगर थोड़ी सी एक बात कहूं कि जहां विकास कार्य होते हैं, चाहे एयरपोर्ट बनता हो, चाहे दूसरे विकास कार्य जब होते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को मुआवजा दे करके विस्थापित करने का काम किया जाता है। योगी सरकार इसमें नंबर 1 है कि पहले वो मकान देती है, उसके बाद से विस्थापन की बात करती है, मुआवजा देती है। इसमें कहीं कोई चूक नहीं है। लेकिन आप लोग भ्रम फैला करके किसी मुद्दे, देखिए सेना ने बता दिया, इन्होंने सेना के पहले का कोई वर्जन उठा लिया कि उनको अग्निवीर अजय के पिताजी का कहना है कि पैसा नहीं मिला, और जब सेना ने जवाब दे दिया तब से चुप हो गए। जिन मुद्दों पे इनको लगता है कि अरे हमने तो गलत बयानी कर दी, वहां से ये चुप हो जाते हैं। आप आइए,
हम लड़ेंगे, 27 तक लड़ेंगे। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में लड़ेंगे, तमाम राज्यों में लड़ेंगे। और 13 राज्य में तो आपका खाता नहीं खुला है, 13 राज्यों में तो आप साफ हैं, वहां भी हम आपसे लड़ेंगे। और जिन राज्यों में हमारी ठीक है, ये साफ हो रहे हैं उसकी चिंता मत करिए, ये साफ हो रहे हैं उसकी चिंता मत करिए शशिकांत तिवारी जी। लेकिन चिंता इस बात की आप करिए ना कि जहां आप थे, जहां आपकी सर्वाधिक सीटें थी, वहां आपकी सीटें घटकर लोकसभा चुनाव में देखिए आधी रह गई हैं। और सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश ही है जहां पर 80 सीटें आपकी थी, सपा की सीटें वहां पर बढ़ गई हैं, आपकी घट गई हैं। और आप कहते हैं कि इन्होंने झूठ परोसा है मंच से। अगर इन्होंने झूठ भी परोसा है तो इस बात पर तो आपको मंथन करना चाहिए ना कि इनके झूठ को भी जनता भरोसा कर रही है, विश्वास कर रही है। आप सच बोल रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता भरोसा नहीं कर रही है। जनता कह रही है कि आपको तो विकास तैरते हुए अयोध्या में नजर आ रहा है। नहीं, निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है, आपने ठीक कहा, हमारे लिए चिंता का विषय है। और हम मंथन जारी है और हम अगली बार जो तैयारी करें, कहाँ चूक हुआ है, चूक हुई है, कहीं न कहीं चूक हुई है, किन मुद्दों पे हुई है, हम अपनी बात समझाने में सफल नहीं रहे, या ये अपनी बात समझाने में सफल रहे, या हम उसमें टिकट वितरण में हमसे चूक हुई, कहाँ हुई है, पार्टी उस पर मंथन कर रही है। और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, लड़ने की तैयारी में। देश को, राष्ट्र को हम ऐसे लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे जो राष्ट्र को बंगाल और केरल और कश्मीर बना देंगे। पूरे देश को ऐसे लोगों के हाथों में हम जाने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हम लोग राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, राष्ट्र की चिंता है, हम लड़ेंगे, हर मुद्दों पे लड़ेंगे। नहीं, बंगाल, कश्मीर और केरल बना देंगे से आपका क्या तात्पर्य है यहाँ पर कहने का? देखिए अराजकता कितनी है, बंगाल में कितनी अराजकता है, केरल में कितनी अराजकता है, किस प्रकार से वहाँ पे लोग नीतियां बनाकर डेमोग्राफी बदल रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ हिंदू परेशान हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से कश्मीर से हिंदू भगाया गया, बंगाल और केरल में भगाने की तैयारी है। उन सारे मुद्दों पे हम लड़ेंगे, उन सारे मुद्दों पे हम इनको घेरेंगे। ठीक है, तमाम मुद्दों पर आप घेरेंगे। और 2027 में, क्योंकि देखिए, ठीक है, मैं आ रही हूँ आप ही लोगों के पास सुमित गर्ग जी, क्योंकि 2027 अब ज्यादा समय, क्योंकि चुनावों के लिहाज से तो शेष नहीं रहता है, बहुत ज्यादा तैयारी करनी होती है, रणनीति बनानी होती है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, गुजरात में भी होने हैं। और गुजरात के लिए तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने अभी से कमर कस ली है। क्या माना जाए, क्या 2027 के चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ेंगे या अकेले राह पकड़ेंगे? किस तरह की तैयारियां आपकी? ऋषि जी, आज हम इंडिया गठबंधन में है और आम आदमी पार्टी हमारा गठबंधन की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। आज की स्थिति ये है, कल क्या होगा राजनीति में मैं आज इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आज की बात करें तो हम 7 चुनाव में जा रहे हैं। बात आई गुजरात चुनाव की। मेरे नेता ने कहा कि हमारे कार्यालय को जिन्होंने तोड़ा, हम उनकी सत्ता को तोड़ेंगे। निसंदेह हम गांधीवादियों के कार्यालयों को गोडसेवादियों ने तोड़ा, उसका जवाब गुजरात की जनता देगी, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया जब अयोध्या वासियों के घर उजाड़े। मैं शशिकांत जी का आभारी हूँ कि इन्होंने माना, स्वीकार किया कि हम पिछड़े हैं, हम चुनाव हारे, इसलिए हम मंथन कर रहे हैं। वरना इस देश के प्रधानमंत्री जी तो अपनी नैतिक हार को अपनी जीत में तब्दील कर अनैतिक तरीके से देश की सत्ता वापस पा चुके हैं। मैं धन्यवादी हूँ शशिकांत जी का। बात आती है वापस गुजरात की, हम गुजरात क्यों जीतेंगे? ऋषि जी, पिछले 2-3 दशक से जो हाल गुजरात का इन्होंने बना के छोड़ा है, गुजरात को कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट घरानों का एक अड्डा बना दिया है, या क्योंकि उनका एक फोकस बना दिया है। वहां पे आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वहाँ उद्योगपतियों के लिए, वहाँ उद्योगपतियों की सरकार चलती है। वहाँ की जनता उससे आगे जा चुकी है और बाहर आना चाहती है। राहुल जी ने ये कहा है, राहुल जी ने ये प्रण लिया है कि 2027 में वो हम कांग्रेस के लोग वहां पे अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो संदेह बनाएंगे। और ये कहकर उन्होंने हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक टास्क दी है, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आज से ही कमर कस के 2027 के चुनाव के लिए तैयारी में जुटा हुआ है। और हम हर हालत में 2027 का चुनाव जीतकर गांधी की धरती पर गांधी का झंडा फहराएंगे और गोडसेवादियों की विदाई तय करेंगे। मेरे भाई ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन जब मणिपुर की बात आती है, आज भी इनका श्रीमुख से 2 शब्द नहीं निकलते। पश्चिम बंगाल की इन्होंने बात करी, तो केरल की इन्होंने बात करी। अरे भाई साहब, इतना अगर वहां पर ज्यादा दिक्कत हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, आप केंद्र में सत्ता में है,
राज्यपाल से रिपोर्ट मांगिए, उस पर कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल टीवी पे बैठ के, डिबेट में बैठ के आपको झूठ फैलाना होता है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो वो मणिपुर में है, जहाँ की राज्यपाल ने स्वीकार किया कि मैं ऐसे भयावह दृश्य देखने के लिए तो शायद दुनिया में नहीं आया। बिल्कुल, और इस मुद्दे को लेकर तो क्योंकि आरएसएस भी, शशिकांत तिवारी जी, आरएसएस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी आपके ऊपर आरोप लगा चुके हैं मंच से। अब वो तो आपके खिलाफ अब खुलकर बोलना उन्होंने भी शुरू कर दिया है, तो नाराजगी तो आरएसएस में भी आप को लेकर देखने को मिल रही है कि आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अब गुजरात चुनाव ऐसे में होने वाला है, लेकिन पूजा मिश्रा जी, समय क्योंकि अभी तो काफी बचा हुआ है, लेकिन रणनीति सभी अपनी अपनी बना रहे हैं और कांग्रेस क्योंकि वहां पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन अभी जो चीजें चल रही हैं वर्तमान में, आप लोग गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अभी से आप लोग हवा में उड़ने लगे हैं, अभी तो शोहरत नहीं है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए रिशु जी, ना तो हम हवा में उड़ रहे हैं और ना ही हमारी शोहरत नहीं है। हम जो है सरकार में रहे हैं उत्तर प्रदेश जी, सबसे बड़ी पार्टी का जो है जनता ने जनादेश दिया। हम धरातल पर है, हवा में ये है, अभी इनको अंदाजा नहीं लग रहा है। ये कह रहे हैं ना कि हम कार्य कर रहे हैं, ये कैसे लेके चले जाएंगे गुजरात, आप पूरा देश खोएंगे क्योंकि जनता आपको देख रही है। आपने, इन्होंने बहुत सारे नाम गिनाए, पर ये एक बार भी मेघालय की बात नहीं करेंगे जहाँ पे 6-6 महीने कर्फ्यू लगते हैं। इन्हीं की सरकार में 2 सीटें लेकर के सरकार बना ले जाते हैं और उसके बाद में वहां पे लहराते हुए जो है कितना ये जाके देखना ही नहीं चाहते। जाके देखे असम और मिजोरम की पुलिस एक दूसरे पर गोलियां चलाती है, जैसे बॉर्डर हो। आप किस तरीके से देश संभाले, कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो जब इन सारी बातों की बात करते हैं तो इनको मणिपुर को भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे हमने क्या करके रखा। मणिपुर आज भी जल रहा है, आज भी जल रहा है, आज भी लोग कैंप में रह रहे हैं, पर उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। तो देश देख रहा है। चलिए ठीक है, देश देख रहा है और अब तो विपक्ष की संख्या क्योंकि काफी बढ़ चुकी है ना, अब तो सदन में आपके इतने सांसद हैं तो इन मुद्दों को आप प्रमुखता से उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।